चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आमने सामने होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव की पूरी शेड्यूल क्या है, कब कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, थोड़ी देर में आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव की विस्तृत तस्वीर दिखाते हैं। हरियाणा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा और कड़ा इम्तिहान की। आज चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। विधानसभा की 90 सीटों पर अब 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को काउंटिंग, यानी 4 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि हरियाणा के चुनावी रण में कौन जीता और कौन हारा। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. चुनाव में अपनी प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से 2 बड़े प्लेयर हैं। वैसे हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टियों में बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के झंडे तले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। किस तरह से देखते हैं, एक चरण में चुनाव होगा? हाँ, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, अध्यक्ष जी हमारे वो हैं, पूरी एप्लीकेशन भी मांग ली उम्मीदवारों की, सब शॉर्टलिस्ट हो गया। अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उम्मीदवारों का चयन होगा और जहां तक हरियाणा के लोगों का वो तैयार है। 36 बरादरी फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। 10 साल आप लोग बाहर रहे हैं, इस बार क्या तैयारी है और खासतौर से नायब सिंह सैनी एक नया चेहरा है। मैं स्वागत करता हूं इस चुनाव की घोषणा का और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम जनता को जो सहूलतें पिछले 10 साल से दे रहे हैं उन सहूलतों को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। कांग्रेस के दावे के पीछे लोकसभा में उनका प्रदर्शन है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 में 5 सीटों तक पहुंच गई, जहां 2019 के 28.51% वोट से बढ़कर कांग्रेस का वोट शेयर 43.67% तक पहुंच गया। यानी कांग्रेस ने सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। सरल शब्दों में समझें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50 रहे, यानी विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे और आज पहली किस्त हमने जारी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर। पहला मुद्दा एमएसपी पर किसानों की नाराजगी, दूसरा मुद्दा अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी, तीसरा मुद्दा महिला पहलवान के यौन शोषण का केस। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई महीनों से किसान बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही संसद में किसानों के एक गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी।
राहुल ने किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिलाने का वादा किया था। जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। विधानसभा चुनावों में भी किसानों का मुद्दा छाया रहेगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर करेगी। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाया और तो और जाट वोट में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया गया। कि अब कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, वो केवल अपना जो है निजी स्वार्थ साधने के लिए सब वो काम करते हैं जो पार्टी को जिससे नुकसान हो कांग्रेस को। मैं और मेरे की नीति पर कोई बड़ा आदमी जो है, जो कांग्रेस का जो है जितना भी सीनियर लीडरशिप थी उसको खत्म करने का काम इन्होंने करा है। अब सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं जाट समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। ऐसे में जेजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में दो चुनौतियों से निपटना है। पहली चुनौती बीजेपी से निपटना, दूसरी चुनौती पार्टी के अंदर नेताओं के बीच जारी वर्चस्व की जंग। दरअसल कांग्रेस के अंदर दो गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और दूसरा गुट सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा का। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के दौरान पार्टी नेताओं के बीच तू मैं तक हुई थी। अब देखना यही होगा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस अपने घरेलू झगड़े से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन लोकल लेवल पर चुनाव में पार्टी के बड़े नेताओं की ये अग्नि परीक्षा इस बार होनी है। अब आपको हरियाणा चुनाव में गठबंधन की राजनीति के बारे में जरा बताते हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एक अलायंस बना है। आपको बता दें, देखिए बड़ी परिस्थिति यह है कि हरियाणा के चुनाव इस बार जहां पर 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, बीजेपी ये उम्मीद लगा रही है कि मनोहर लाल को ऐन वक्त पर चुनाव के पहले बदलकर शायद जो गुस्सा लोगों का था उसको वो दरकिनार करने में कामयाब हुए। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार 10 में से 5-5 का आंकड़ा रहा, जो सभी सीटें बीजेपी जीतती थी। ऐसे में हरियाणा में बदली हुई हवा की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन हरियाणा में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटर्स पर, कांग्रेस का जाट और दलित वोटर्स पर, आईएनएलडी और जेजेपी का मुख्य रूप से प्रभाव जाट वोटर्स पर है। आपका फोकस आम आदमी पार्टी का सभी वोटर्स पर है। वैसे हरियाणा का जातीय समीकरण क्या है, समझिए। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाई कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी क्या हुआ कि तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। आज हारें या कल हारें, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए हैं।
आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का चुनाव जीतेगी। कंवलजीत संधू हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। कंवलजीत, इस बार बदले बदले से अंदाज हैं। 4 जून के नतीजे आए, लोकसभा चुनाव खत्म हुए, अब सब अलग अलग मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी हमेशा, पिछली बार भी वो यही चाहते थे कि जो जाट वोट है वो 2 पार्टियों में उधर बटे, तो इस बार क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग लड़ना अलग नतीजे ला सकता है, या जो लोकसभा में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 5-5 पर वो सिमट गए, ऐसे में वही होता हुआ दिख रहा है? देखिए, हरियाणा चुनाव की रेस चाहे अभी शुरू हुई, लेकिन इसका वार्म अप बहुत पहले से हो गया था। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि मार्च में पहले तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया, उसके बाद चेहरा बदल गया, नायब सिंह सैनी आ गए, लेकिन कांग्रेस का भी अपनी कलह है। पहले से ही अनाउंस हो गई, घोषणा हो गई कि आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीटों पे लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी अपने। और यहाँ पे ये जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को, तो ऐसा लग रहा है उनको कि शायद जो किसान आंदोलन है या बाकी सारी चीजें हैं, अग्निवीर हैं, जिनको लेके काफी चीजें बोल भी चुके हैं नायब सिंह सैनी, उन पर शायद जो कांग्रेस है वो अपनी बढ़त बनाने का। लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में भी है। और हमने देखा है कि किस तरह से जो इंटरनल रिफ्ट है, जैसे हम बोलते थे पहले एसआर के ग्रुप है, जो कि कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और किरण चौधरी हैं, लेकिन किरण चौधरी वहां से चली गई और उन्होंने सीधा टीकरा फोड़ा है भूपिंदर हुड्डा के ऊपर और कहा है कि उन्हीं की वजह से कई ऐसे नेता हैं जो छोड़ के चले गए, तकरीबन 10 ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ समय में छोड़ के चले गए, राव इंद्रजीत हैं, ऐसे कई और नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। तो इस बार ऐसा लग रहा है, और जैसे आप पहले भी बोल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में 19-20 की ही बात थी, 5 सीटें कांग्रेस को गई, 5 बीजेपी को, तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी अभी तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि आम आदमी पार्टी के बिना ही वो बेटर कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जातीय समीकरण भी आएंगे और बाकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं वो भी सारे काम करेंगे। तो यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है, लेकिन इसमें डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। हालांकि लड़ने वाले आईएनएलडी भी हैं, जेजेपी हैं, आम आदमी पार्टी हैं, लेकिन वो शायद अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन असली जो फाइट है वो पावर की, वो इन्हीं 2 पार्टीज के बीच में है। बहुत धन्यवाद आपका कंवलजीत इस तमाम जानकारी के लिए। आईएनएलडी और जेजेपी के बीच जाट वोट बटेगा, ये सोचकर पिछली बार जेजेपी बीजेपी अलग हो गई थी। इस बार लेकिन देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। बहुत सारे, मतलब इतना दिलचस्प हरियाणा का चुनाव होने वाला है, हर खबर आपको दिखाते ही रहेंगे। अब आपको हरियाणा चुनाव में गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में जरा और विस्तार से बताते हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एक अलायंस बना है, जबकि दूसरी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पिछली बार लोकसभा में भी आपने देखा वो जेजेपी से अलग हो गए थे और माना यह जा रहा था कि जेजेपी और आईएनएलडी में वो चाहते हैं जाट वोट बटे। हालांकि 2019 चुनाव के बाद जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार करीब 4.5 साल चली थी। लोकसभा चुनाव से पहले अलग हुए थे। लोकसभा चुनाव बीजेपी ने अलग लड़ा, जेजेपी ने अलग। ठीक ऐसे ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र की सीट थी। कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। यानी इंडिया गठबंधन के झंडे तले दोनों पार्टी नहीं आएगी। लोकसभा जैसा गठबंधन विधानसभा में नहीं होगा। हरियाणा चुनाव में सिर्फ आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है, एक जो माना जा सकता है। आईएनएलडी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें अभय चौटाला की पार्टी 53 सीटों पर, जबकि मायावती की सीट जो पार्टी है वो 37 सीटों पर 90 में से चुनाव लड़ेगी। यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको सुनाते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमारी शैलजा ने क्या कहा। हरियाणा के सियासी दंगल की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सांसद। आइए उनसे बात करते हैं। शैलजा जी, क्या आपको लगता है कि कौन किसको पटकनी देगा? इस बारी कांग्रेस की तैयारी पूरी है?
बिल्कुल भाजपा को पूरी तरह से पटखनी देनी है और ना केवल कांग्रेस लेकिन जनता का ये ऐलान है, जनता का फैसला है और ये इस समय बता देगा। अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे आपको साफ नजर आ जाएगा कि 10 साल का जो भाजपा का मौका इनको मिला हरियाणा के लोगों की ओर से, इन्होंने कैसे उस मौके को ना केवल गंवाया बल्कि हरियाणा के लोगों को अपने आप को ठगा हुआ आज महसूस हो रहा है। तो ये सारी बातें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति रही है, अब हर वर्ग को देख लीजिए, हर वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अब ये समय आ गया है जब असलियत सामने आएगी और तख्ता पलटा जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी इसी खबर पर जुड़ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हम देखेंगे, आम आदमी पार्टी बड़ा फैक्टर, जेजेपी, आईएनएलडी क्या करते हैं, आईएनएलडी का गठबंधन बीएसपी के साथ हुआ है, ये सब हटाकर मैं सीधा प्रश्न हिमांशु, एक प्रश्न आप दोनों से करूंगी। हिमांशु, मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने से कुछ डैमेज रिपेयर मतलब डैमेज कंट्रोल होगा क्या? देखिए बिल्कुल अंजना, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही थी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि जिस तरीके से पार्टी और सरकार के खिलाफ एक तरीके का जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कम किया जाए, लेकिन लोकसभा चुनावों में नहीं हो पाया और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 19 में 10 में से 10। लेकिन विधानसभा के अंदर जब 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को डेंट पड़ा था, 47 सीटों की जगह 40 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसके बाद जो है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो आईएनएलडी से अलग होकर बनी थी, उसके साथ अलायंस किया, कुछ निर्दलीय विधायकों को लेकर सरकार चलाई। लेकिन मार्च के अंदर आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से किनारा किया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी अभी पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो गई है, ये कह पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला भी एक नए समीकरण को बैठाना चाहते हैं, यानी दलित वोट बैंक के अंदर सेंध लगाने के लिए वो जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं। एक तरफ उनके चाचा ने जो है वो बीएसपी के साथ अलायंस किया है, तो दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कि उनका अलायंस जो है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी के साथ हो जाए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नॉन जाट वोट बैंक जो है वो उनके साथ आ जाएगा, यानी कि अगर जाट वोट एक तरफ कांग्रेस की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाट वोटों में आईएनडी और जेजेपी सेंध लगाएगी तो कांग्रेस को जो सीटें मिलनी चाहिए उसमें कमी आएगी और भारतीय जनता पार्टी बाकी ओबीसीज, बनिया, इन सब वोटों को एक साथ करके अपने दलित को एक साथ लाकर उनको लगता है कि वो एक बार फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन देखना यह है कि चौतरफा चुनाव। बिल्कुल, मैं लौट रही हूं। हरियाणा में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है। मौसमी, इसके बाद फौरन मैं आपके पास आ रही हूं। बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटर्स पर है, कांग्रेस का जाट और दलित, जैसा कि हमने आपको बताया। हर पार्टी किस तरह से, क्योंकि देखिए कहा जाता है यूपी बिहार ऐसे राज्यों में बहुत जात चलती है, लेकिन यहाँ हरियाणा में भी एक बड़ा फैक्टर होता है और उसी आधार पर पार्टियां बनती हैं, अपनी पॉलिटिक्स आगे ले जाती हैं। आईएनएलडी हो, जेजेपी, प्रमुख रूप से जाट वोटर्स तक ये सीमित है। आम आदमी पार्टी का फोकस सभी को अपनी तरफ करने का है। हरियाणा का जो जातीय समीकरण है वो हम आपको बता रहे हैं। 22% यहाँ पर जाट है, दलित 20% है, अहिर 10%, ब्राह्मण 8%, पंजाबी 8%, मुस्लिम 7% है, वैश्यों की भी जो संख्या है शायद इसमें लिखा नहीं है, सिख 5% है, माफ कीजिएगा, वैश्यों की भी संख्या 5% है, सिख 4.95%, राजपूत 4%, 2.8% यहाँ पर गुर्जर भी हैं और सैनी लगभग 2.5% हैं जिसके मुख्यमंत्री हैं और बिश्नोई समाज से भी 2% हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे, बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। आपको लगता नहीं कि पहले हो गया थोड़ा? बीजेपी वालों की पोल खुल गई ना। अभी मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि 50,000 पक्की नौकरी दे देंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ तो नौकरी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ। और अब आइए आपको बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली, लेकिन इसे विधानसभा में मिली बढ़त के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या तस्वीर है। और इसी पर मौसमी में आपसे सवाल भी करूंगी। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 90 विधानसभा की सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 44 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस को 42 सीटों पर। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो 2 विधानसभा सीटों पर वो आगे रही। लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा में मिली बढ़त के हिसाब से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2 सीटों का अंतर है। भले ही बीजेपी 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली हो, लेकिन कांग्रेस भी 42 सीटों पर आगे है। यानी विधानसभा का चुनाव कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है। कांटे का मुकाबला जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। हरियाणा की राजनीति के 3 बड़े लाल के राजनीतिक बारिश इस वक्त बीजेपी में है, चाहे चौधरी देवीलाल हो, भजन लाल हो या फिर बंसी लाल। अब तीनों की राजनीतिक विरासत संभालने वाले वारिस का बीजेपी से रिश्ता है। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला बीजेपी के नेता हैं। देवीलाल के पोते अनिरुद्ध देवीलाल बीजेपी के नेता हैं। अगर बात भजन लाल की करें तो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं और पोते बीजेपी से विधायक हैं। अभी तक बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में नहीं था। मनोहर लाल की अगुवाई में बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी तस्वीरें में हमने आपको दिखाई। अगर बात देवीलाल की करें तो उनका गढ़ रहा है सिरसा, बंसीलाल का सियासी गढ़ रहा है भिवानी, भजन लाल का सिरसा। बीजेपी का प्लान है तीनों लाल की सियासी विरासत की मदद से विधानसभा चुनाव में हिसार और भिवानी इलाके में कांग्रेस को पस्त करना, जो इस वक्त कांग्रेस का मजबूत इलाका है। मौसमी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल के दिनों में देखिए किरण चौधरी अगर कांग्रेस छोड़ के गई और वो बीजेपी में गई, शामिल हुई, श्रुति चौधरी हुई, उन्होंने सीधा सारा का सारा ठीकरा हुड्डा साहब पर फोड़ दिया। अब ऐसे में देखिए 2 ही मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला है और बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। 2 ही बातें हैं जो कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं। एक तो ये गुटबाजी, कुमारी शैलजा का अलग गुट, किरण चौधरी ने हुड्डा का नाम लेकर वो अलग हो गई, बीजेपी में चली गई, और दूसरा हुड्डा गुट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहीं पर होगी, अंदर में होगी। बिल्कुल, देखिए अंजना, कांग्रेस की ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है, मतलब कि दोस्ती और दुश्मनी जमकर कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के नेता करते आए हैं एक ही पार्टी में रह के। यानी कि बीरेन चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा ले लीजिए, ऐसे तो जितने भी दावतें होती हैं भूपेंद्र हुड्डा की, पुराने दोस्त है, नजर आते हैं। लेकिन जहां तक सियासी विरोध करने का सवाल है या पार्टी के भीतर पद देने का सवाल है तो जमकर दुश्मनी भी निभाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अहम की लड़ाई है वो कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ेगी हरियाणा कांग्रेस में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको मैक्रो लेवल पे हिमांशु ने बताया हरियाणा की सियासत, लेकिन माइक्रो लेवल पे अगर कांग्रेस की बात कर ले हम हरियाणा की, तो हाल ही में अभी एक मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले जो राष्ट्रीय स्तर की थी, और आलम सर फुटौल का ऐसा था कि उसमें हरियाणा की लड़ाई सामने आ गई और प्रदेश अध्यक्ष जो है एक नेता को लेके, 2-3 नेताओं के लेके राहुल गांधी और खड़गे के सामने शिकायत करने लगे, अपना रोना रोने लगे। तो तू मैं इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि ये हरियाणा की मीटिंग नहीं है और ये राष्ट्रीय मीटिंग है, आप अपनी लड़ाई बाहर सुलझाइए। और यहीं से शुरुआत होती है समस्याओं की, अगर पार्टी में यह हाल हो।